रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ये जो शब्द है रिजॉल्विंग पावर, है ना, ये जो शब्द है रिजॉल्विंग पावर, इस शब्द से ही सर ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास आपके टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है ना, फिजिक्स सिर्फ ये चलेगा। तो रिजॉल्विंग पावर की हम लोग बात करेंगे। आखिर आप चीज, जैसे कि आप स्क्रीन देखते हैं और कोई चीज नहीं दिखाई देता है, आप उसको जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। तो जूम करने का मतलब क्या है कि आप उसे बड़ा कर कर देखना। आप उस जो आपके मोबाइल में दिख रहा है, जो इमेजेस दिख रहे हैं, वो साफ साफ अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं? उसको रिजॉल्व करते हैं, यानी उसको बड़ा करते हैं। बड़ा करके आप देखते हैं कि अलग अलग क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, एस टेट के लिए भी है सर। ये क्लास किसके लिए है? आप किसकी तैयारी करते हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है। ये जो क्लास है फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए जो टीजीटी का तैयारी करते हैं या पीजीटी का तैयारी करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज उसी की बात करेंगे कि भाई रिजॉल्विंग पावर और, ठीक है, जो आपका विभेदन क्षमता होता है वो क्या होता है। जैसे इस सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि किसी आप हाईवे पे जा रहे हैं, उधर से कोई गाड़ी आ रही है ना। उसका दो लाइट जो है, वेपर जो दो लाइट आपका लगा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि एक ही लाइट है। आपको क्या लगता है? एक ही लाइट। बहुत दूर से देख रहे हैं तो आपको लगता है कि एक ही लाइट है। आप पीजीटी मैथ सब्जेक्ट की भी क्लास चलती है, तो लगता है कि एक ही लाइट है ना। आप उस दोनों लाइट, जो आपका दोनों लाइट, यानी कि आप कार बस ट्रक के जो हेडलाइट की बात करते हैं, तो बहुत दूर से देखने पे लगता है कि ये दोनों लाइट एक ही हैं। दोनों लाइट क्या है सर? ऐप पर क्लास चालू हो गया? हाँ बिल्कुल, ऐप पर क्लास चालू हो गया। दोनों लाइट क्या है भाई? दोनों लाइट लगता है एक ही लाइट है। आप इसको अलग अलग महसूस नहीं कर पाते कि अलग अलग है ना। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिजॉल्विंग पावर का यूज, यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम ये पता कर पाते हैं कि ये सारी चीज अलग अलग है। ठीक है ना। जैसे यस सर, फोन का 180 पिक्सल रिजॉल्विंग पावर, बिल्कुल। तो वही रिजॉल्विंग पावर का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, है ना, प्रिज्म वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको उसके द्वारा, उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। और उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट को फिल कर पाते हैं। ठीक है ना। उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न बना पाते हैं, दिख पाते हैं, है ना। तो ये चीज आप वहीं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या बोला है। बोला है व्हेन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लोज टू लेमडा अदर देयर अदर, ठीक है ना, close to each other, their images, that is diffraction patterns as seen through optical instrument। जैसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है तो आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है। ठीक है ना। ये या कहीं ना कहीं हमको रे ऑप्टिक्स विल बी ऑल्सो बी क्लोज एंड ओवरलैप ईच अदर इफ द ओवरलैपिंग इज स्मॉल। Both the point object are seen separated in the optical instrument, that is the optical instrument is able to resolve the 2 points object। आपसे ये बोला गया कि अगर मान लीजिए कि यहां पे ये दो आपका, ये जो है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, मैं मान लेता हूं कि ये S1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये क्या है? S2 है। ठीक है ना। अब यहां पे मैं दूर से इसको देख रहा हूं, यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इसको दूर से दिख रहा है, तो
तो इसको लगेगा, इसको फील होगा ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। इसको फील होगा जो इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है, जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है, क्योंकि ये अगर आप देखते हैं तो दूर से इसको जो दिखाई देगा डिफ्रेक्शन जो पैटर्न इसको दिखाई देगा, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। और इसके लिए भी अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये इसका आपका मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, बहुत क्लोज है, ये ऐसे बनता है, ऐसे धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, फिर इसकी आपका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो यहां पे ये दोनों गैप, इतना गैप है, इतना गैप है, इतना गैप है कि लगता है इस व्यक्ति को कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसको दूर, यानी कि ये जो है ना, इसको दूर करने के लिए, यानी ये जो आपका जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बना है, जो ये फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमा पहले ऑब्जेक्ट के लिए और फर्स्ट मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों बना, ये वेरी क्लोज है, बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक है, जिसके कारण इस व्यक्ति को दिखाई दिया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम ही है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपका सेम होता है ना, लेकिन आपको यहां से दिखा जा रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग है, कुछ डिस्टेंस भी होगा, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस डी होगा, लेकिन इसको फील नहीं हो रहा है। इसको फील कराने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ये जो आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न दूर दूर होगा, है ना, जिससे इसको पता चलेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग जो डिफ्रेक्शन पैटर्न पे देखेंगे इसको अलग अलग करना, तो वहां से हम लोग रिजोल्व किसे, एबल टू रिजोल्व दी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग क्या किए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर उस दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो नजदीक दिख रहा था, जो एक दिख रहा था, उसको रिजोल्व करिए, क्या किए, रिजोल्व किए, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरलैपिंग हुआ था, यहां पे ओवरलैपिंग और भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए दो कलर से मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट, यहां पे पहला ऑब्जेक्ट है और यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब फिगर से देख लीजिए, यहां पे डिफ्रेक्शन पैटर्न अगर बनाते हैं तो ये बनेगा, है ना, और आपका कुछ इस तरह मैं बना देता हूं इसके लिए। अब यहां पे दूसरे के लिए देखिए, इसका ये सेंट्रल मैक्सिमा ये ओवरलैप कर गया, क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, ये दोनों क्या कर गया है, ओवरलैप कर गया है। देखिए ये आपका हरा वाला इसके लिए, हरा वाला को हरा वाला के साथ, और इस वाले को जो ये आपका है इसके साथ कर दे रहा हूं। तो इसका देखिए ये ओवरलैप किया हुआ है, जब ये ओवरलैप किया है और ये हरा वाला यानी S1 के लिए है और ये क्या है, S2 के लिए है, तो S1 का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमने कौन सा बनाया, तो हरा वाला से, और S2 के लिए क्या आपका ये भगवा कलर से। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा, इसका अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा। तो यहां पे ये ओवरलैप कर गया। अब कोई व्यक्ति देखेगा ओवरलैप किया हुआ है तो उसको क्या समझ में आएगा, तो उसको यही समझ में आएगा कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट ना एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट नहीं होके क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और जब ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहां पे हम लोग इसी को रिजोल्व करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को ये इंस्ट्रूमेंट लगाकर इसको अलग अलग करेंगे, यानी कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया अब इसको अलग अलग करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजोल्विंग पावर, जिस पावर से इसको आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो ये रिजोल्विंग पावर हो जाएगा। अगला, However, if the overlapping is large, अगर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, the 2 point object will not be seen as the सेपरेट, यानी कि अगर ओवरलैपिंग, ये जो आपका ओवरलैपिंग हुआ था और ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाए, ये जो आपका ओवरलैपिंग है ये बहुत ज्यादा हो जाए, ये बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप ये नहीं पता कर सकते कि दोनों आपका अलग है कि आपका क्या है, एक, आपको अलग पता नहीं कर सकते, यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज the optical instrument is not able to resolve them. Hence the resolving power of an optical instrument is the power or ability of the instrument to produce distinctly a separated image of the two close object, that is
इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिजोल्व और टू सी अ सेपरेट दिस इमेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट क्लोज ऑब्जेक्ट। यानी कि रिजोल्विंग पावर क्या करता है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी एबिलिटी जो क्या करे, दो आपके ऑब्जेक्ट जो ओवरलेप हुए हैं उसको क्या करे, डिस्टिंग कर ले, उसको क्या करे आपका वो अलग अलग यानी सेपरेट कर पाए। तो उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्विंग पावर बोलते हैं। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर इंक्रीज करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं, भी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिजोल्विंग। यानी कि ये आपको दिखा सकता है कि ये आपका क्या, इसको सेपरेट कर सकता है, दिखा सकता है, ठीक है ना, क्लोज ऑब्जेक्ट के इमेज को, ठीक है ना। चलिए अगला, अब यहां से ये जो चीज बताया ये आपके रिले साहब है ना। रिले साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, ऑप्टिक्स में रिले साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो उन्होंने एक इसको बोलने के लिए, ये जो आपका चीज आप पढ़ रहे थे एबिलिटी वाले बात रिजोल्विंग पावर का, तो ये चीज बोलने के लिए उन्होंने क्या किया, बोला कि ये अकॉर्डिंग टू रिले, यानी कि रिले क्रिएशन भी बोल सकते हैं, ये बोला जाता है रिले क्रिएशन है, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट 1 and 2 will be just resolved when central maximum of diffraction pattern of 2, ठीक है ना, दूसरा का डिफ्रैक्शन पैटर्न lies on the first secondary minima of diffraction pattern of 1, ठीक है ना। 1 के आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ 1। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये फिगर देखिए समझ में आ जाएगा जब आप बात करिएगा यहाँ पे। ये आपका मैक्सिमा है, और अगर आपकी यहां पे ये जो है आपका इस पॉइंट पे कुछ इस तरह ये आपका ये क्रिएशन बनता है। तो इसका ये जो है, ये अगर सेपरेट हो जाए, ये वाला पॉइंट अगर सेपरेट हो जाए, यानी कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है 2 का, सेंट्रल मैक्सिमा है 2 का, लाइज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ 1। अब यहां पे ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लीजिए 2 का है, और ये आपका फर्स्ट है, ये वाला हरा वाला फर्स्ट है, और आपका लाल वाला सेकंड है। तो हरा वाला फर्स्ट का जो आपका फर्स्ट मिनिमा है, हरे वाले का जो फर्स्ट मिनिमा है वो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी मिनिमा पर आपका क्या हो जाए, ठीक है ना, सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा हो जाए, ये सेंट्रल मैक्सिमा मिले, तो उस कंडीशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिले कैटेगरी, आपका क्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिले क्रिएशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ नहीं, रिले के अनुसार दो बिंदु वस्तुएं ए और दो, 1 और 2 तभी हल होंगे जब विवर्तन पैटर्न 2 का केंद्रीय अधिकतम विवर्तन पैटर्न 1 के पहले द्वितीयक न्यूनतम स्थिति पर हो। यानी कि ये आपका पहला है, पहले का ये जो द्वितीयक यानी कि आपका सेकेंडरी जो मिनिमा है, ये आपका सेकेंडरी मिनिमा है, और ये फर्स्ट का जो सेंट्रल है फर्स्ट वाले का, ये अगर इस पे आ जाए तब आप उसको क्या करते हैं, सेपरेट करके देख सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, डबल हेलिकल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिले क्रिएशन। अब आपके पास यानी कि आप बोल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच कैन जस्ट बी सीन एज सेपरेटेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस। यानी आपसे बोला कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस क्या होगा, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट का, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये
ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका मिनिमम डिस्टेंस जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का है, सेपरेटेड बाय विच कैन जस्ट बी सीन सेपरेटेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तब आप बोलिएगा ये आपका क्या हो जाए, मिनिमम डिस्टेंस हो जिसे क्या करे, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको रिजोल्व करे, सेपरेट कर दे, तब आप उसको बोलिएगा कौन सा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलिएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी कि स्मॉलर द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर इट्स रिजोल्विंग पावर। यानी कि जिसका आप बोल सकते हैं कि जो भी रिजोल्विंग पावर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये क्या है आपका, रिजोल्विंग पावर ऑफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का। यानी जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उसका जो रिजोल्विंग पावर होगा वो कम होगा, जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा उसका आप बात कर सकते हैं कि ये जो आपका रिजोल्विंग पावर है ये क्या हो जाएगा, अगर ये कम होता है तो ये ज्यादा हो जाएगा। यानी कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यही आपका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है ना, यही क्या है आपका मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहां पे आप ये से बोल सकते हैं आरपी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। आरपी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। जब आरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी का होगा तो अगर डी बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आरपी क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अगर डी आपका छोटा होता है तो लिमिट आपका जो रिजोल्विंग पावर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी रिजोल्विंग पावर किस पे डिपेंड करेगा, तो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस पे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस पे डिपेंड करता है। यानी डी बढ़ाओगे तो आरपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आपका डी घटाओगे तो आरपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। यानी कि आरपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, तो वह मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वह मिनिमम डिस्टेंस जिसे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेपरेट किया जा सके, जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या किया जाए, सेपरेट किया जा सके, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो हमने इसको माना कि ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी है, यानी डी आरपी इक्वल टू रिजोल्विंग पावर जो है, जो आपका रिजोल्विंग पावर है वो क्या 1/d हो जाएगा जो यहाँ पे, और ये आप डी बढ़ाते हैं तो घट जाएगा, अगर डी घटाते हैं तो आरपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अब आपसे बोला कि रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि न्यूमेरिकल पूछता है रिजोल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। द रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू सो सेपरेट द इमेजेस ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग क्लोज टू ईच अदर। यानी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर आपका मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे है, तो इसको सेपरेट करना है। क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो यहां पे आप क्या लगाइएगा, यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट लगाइएगा, जैसे माइक्रोस्कोप है ना, ये आपका ये मान लीजिए थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। ये आपका जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये डी डिस्टेंस है। यहां से इस ऑब्जेक्ट से इस इंस्ट्रूमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप की जो दूरी है इसको आप एल मान लीजिए, है ना। तो इसके लिए अगर ये डी की बात करें, यानी कि डी क्या होगा, इसके लिए अगर आप डी निकालते हैं तो यहां से आपका जो रे ऑफ लाइट जा रहा है, यानी लेमडा की वैल्यू हम लोग देखेंगे, किसकी बात करेंगे, लेमडा की वैल्यू की बात करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। डी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। ठीक है, चलिए, तो डी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा। और यहां पे जो ये एंगल बना है मेरे भाई,
ये दोनों एंगल, यानी आप डी इनवर्सली कर सकते हैं किसके, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा के, ट्वाइस ऑफ एंगल आप ले सकते हैं, कोई भी एक थीटा ले सकते हैं, 2 साइन थीटा, यानी कि डी जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लेमडा बाई 2 साइन थीटा। लेकिन मेरे भाई अगर बुक की एनसीईआरटी की बात करते हैं, किसकी, एनसीईआरटी की बात करते हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा है डी इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई 2 साइन थीटा। अगर ये एयर में है तो ये एयर के केस में है, किसमें, एयर या वैक्यूम के केस में है। लेकिन अगर ये मीडियम में हो जाए, जैसे मैं यहां पे बना देता हूं, अगर ये क्या हो जाए, मीडियम में हो जाए, तो उस कंडीशन में, ये अगर आपका क्या हो जाए, मीडियम में हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर बात करते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, और इधर क्या है, ये आपका एक मीडियम है, इसका म्यू होगा, तो यहां से अगर आप लिखते हैं डी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1.22 लेमडा बाई 2 म्यू साइन थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं 2 म्यू साइन थीटा क्या होता है, 2 म्यू साइन थीटा आपका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, 2 म्यू साइन थीटा इक्वल टू एन ए के बराबर होता है। म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन ए के बराबर होता है, ठीक है ना, म्यू साइन थीटा किसके बराबर, एन ए के बराबर होता है, यानी कि ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, न्यूमेरिकल मेरिकल अपर्चर है, ठीक है, ये क्या है आपका, न्यूमेरिकल अपर्चर है, तो यहां पे किसके बराबर, न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर होगा, यानी कि यहां पे कहीं कहीं बुक में डी इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई 2 एन ए लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो कभी कभी ये भी लिखा होगा डी इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई आपका 2 एन ए भी लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो यहां पे ये तो आपने क्या निकाला, ये आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकाला। अब आप जानते हैं जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ना, वो रेसिप्रोकल होता है किसके, रिजॉल्विंग पावर के। तो यहां पे अगर मैं रिजॉल्विंग पावर की बात कर दूं, यहां पे रिजॉल्विंग पावर की बात कर दूं, तो देख लीजिए क्या होगा आपका, आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d, इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो मैं इसी को लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा बाई 1/22 लेमडा हो जाएगा। ये आपका आरपी हो गया मेरे भाई, ये आरपी किसके बराबर, 2 एन ए बाई 1.22 लेमडा के बराबर हो गया, 2 एन ए बाई 1.22 लेमडा के बराबर। देखिए कोई कोई क्या करता है ना मेरे भाई, 1.22 छोड़ देता है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में 1.22 लिखा हुआ है और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेगा, है ना। तो ये आपको रखना है 1.22, ये लेकर चलना है। आरपी इक्वल टू 2 एन ए क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहां से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या है, लेमडा पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, रिजॉल्विंग पावर किस पे कर रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, किस पे कर रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना, लेमडा पे डिपेंड यानी तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है 1 तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, यानी कि यहां से आरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा तरंग दैर्ध्य होगा। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है आपका जो आरपी है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है ना। तो ये आपका इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज आप रखिएगा कि आरपी किसके बराबर, 1 लेमडा के बराबर होगा। ये सारा चीज आगे लिखा हुआ है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, द लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ माइक्रोस्कोप मेजर्ड बाय द मिनिमम डिस्टेंस डी बिटवीन द ऑब्जेक्ट between 2 point object when image is microscope are just seen as a separate, the value of d varies,
जो डी आपका वेरी करेगा वो किसके साथ करेगा, तो जो डी वेरी करेगा, है ना, जो डी वेरी करेगा वो किसके साथ करेगा, तो देख लीजिए जो डी वेरी कर रहा है वो आपका पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, यानी कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा जो हमने पहले देखा, और ऑफ द लाइट यूज एज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द कोन एंगल ऑफ लाइट रेज फ्रॉम एनी वन ऑब्जेक्ट एंटरिंग द माइक्रोस्कोप, यानी कि आपका डी ये लिख सकते हैं, ये साइन थीटा हम यहाँ पे 2 यूज किए हुए हैं, तो यहां से ये बन के जो आएगा ये लेमडा बाई 2 साइन थीटा, बट यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1.22 लिखना पड़ेगा, और यहां से अगर ये मीडियम की बात करिएगा तो सेम चीज आएगा 1.22 डी लेमडा, लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा, ये है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है। अब देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की अगर बात करते हैं तो यहां पे मैं टेलीस्कोप बनाता हूं, मान लीजिए कि यहां पे आपको दूर की वस्तु दिखना है, तो ये आपका जैसे ये थीटा है और ये आपका, अच्छा एक बात यहां पे रह गया, एक बात क्या रह गया, जो हमने यहाँ पे ये एल और डी का रिलेशन देखा था, एल और डी का ये छोड़ दिए मैंने, इसको भी मैं करा देता हूं, कभी कभी इस पे भी पूछ लेता है, यानी अपने पास यहां से देखिए मेरे भाई, ये जो आपका थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, अगर टैन थीटा यूज करते हैं तो टैन थीटा किसके बराबर, टैन आपका ये बहुत छोटा है तो टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डी बाई एल के बराबर हो जाएगा, डी बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस डी बाई एल के बराबर हो जाएगा, तो यहां से थीटा टैन थीटा थीटा के बराबर होता है, टैन थीटा किसके, बहुत छोटा एंगल है, थीटा के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये बात कर सकते हैं किसके बराबर, एल बाई डी के बराबर, ये आप ऐसे लिख सकते हैं एल बाई डी के बराबर, ठीक है ना। चलिए अगला है टेलीस्कोप के लिए, तो यहां पे टेलीस्कोप के लिए अगर बात करते हैं तो ये आपका डी हो गया, है ना, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप के लिए देखिए क्या होता है, बोला है कि द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस ऑफ टेलीस्कोप, यानी थीटा की अगर बात करें तो टेलीस्कोप इज मेजर्ड बाय द एंगल डी subtended at its object by those two distant objects whose images are just seen as separated through the telescope. The value of d varies. अब कैसे वेरी करता है, तो देखिए डायरेक्टली एज द वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा यूज, और इनवर्सली एज द अपर्चर डायामीटर, अपर्चर डायामीटर का मतलब ये डायामीटर, इसका अपर्चर डायामीटर डी, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या, थीटा डायरेक्टली होगा लेमडा और थीटा इनवर्सली होगा डी के, है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1.22 लिखना है, क्या लिखना है 1.22 लिखना है, ठीक है, ये 1.22 लिखना है, तो ये आपका बन के आएगा कौन सा, ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप के लिए आया है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1.22 लेमडा बाई डी हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि आरपी जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई थीटा होता है, आरपी किसके बराबर 1 बाई थीटा, तो ये 1 बाई थीटा करिएगा तो डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, और यहां से अगर बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू, तो ये डी है और ये क्या है लेंथ एल है, तो यहां से क्या हो जाएगा टैन थीटा डी बाई क्या हो जाएगा, डी बाई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बाई एल हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी बाई एल हो जाएगा। यहां से रिलेशन अगर इसके साथ निकालना चाहते हैं तो आरपी इज इक्वल टू डी बाई थीटा इक्वल टू डी बाई एल, तो एल बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, और यहां से अगर आप एल निकालना चाहते हैं तो एल भी निकाल सकते हैं, डी निकालना चाहते हैं तो डी भी निकाल सकते हैं। एल क्या है, तो एल है आपका ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बीच के डिस्टेंस, एल क्या है ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बीच के ऑब्जेक्ट है,
ठीक है ना। एल क्या है, इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है ना। हाँ, डी बाई 1.22 लैम्डा, कैपिटल डी हम लोग यूज करते हैं। कैपिटल डी ये डायमीटर ऑफ अपर्चर होगा, डायमीटर ऑफ अपर्चर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कितना आ गया, तो कैपिटल डी बाई 1.22 लैम्डा, कैपिटल डी बाई 1.22 लैम्डा। रिजॉल्व लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बाई लैम्डा, ठीक है। चलिए अब एक और है आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, ये भी आपका होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। जब भी आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म की बात करिएगा तो इसमें ये बेस का काम होता है। ये क्या है, आपका बेस है ना। तो यहां से जब भी हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, जो आपका लेमडा है ना, ये आपका चेंज इन जो लेमडा है, क्या है, चेंज इन जो लेमडा है, ठीक है ना, लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू, ये बेस है, बेस इक्वल टू डी म्यू बाई डी लेमडा, ये आपका होता है। और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये रिजॉल्विंग पावर है, यानी आरपी इज इक्वल टू बी, आपका क्या हो जाएगा, डी म्यू बाई डी टी हो जाए, डी लेमडा डी टी मैं लिख रहा हूं, डी लेमडा हो जाए, क्या हो जाएगा, डी लेमडा। तो ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म है, क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म है। तो इसको अपने मन मंदिर में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां तक मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, उसको फिर से डिस्कस कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर से डिस्कस कर देंगे। चलिए, कोई दिक्कत है फटाफट रिप्लाई करिए। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा, फटाफट रिप्लाई करिए और धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब क्वेश्चन बहुत तेजी से बनेगा, समझे, समझे कि ना समझे, ठीक है। एकर जोन कंसेप्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत तेजी से बनेगा। आपने सब कुछ पढ़ लिया रिजॉल्विंग में, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन कैसे, आप लोग खुद तुरंत रिप्लाई करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक शेयर भी करिए, है ना। चलिए तब बढ़ा जाए आगे। कसम उड़ान छल्ले की, है ना। फिजिक्स आप जरूर सीख लीजिएगा, और आप भविष्य के एक शिक्षक हैं और आपको यही चीज पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, आपके सामने रहा ये आपका प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, जिसमें आज का क्लास देखिए, मैं बता दूं, आप लोग क्लियर कर दूं, आप ऐप डाउनलोड कर ऐप जो है आप डाउनलोड कर ऐप कौन सा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप इस बैच को सर्च कीजिए। उसमें अभी आपका क्लास डेमो चल रहा है, आप वहां पे आराम से पूरे क्लास को, ये 15 तारीख तक डेमो क्लास चलेगा, उसके लिए ओपन रहेगा फाइल, आप वहां से देख सकते हैं, पीडीएफ सारे कुछ आपको अवेलेबल है, उसमें सारे कुछ आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। वहां से अगर आपको लगे कि नहीं इस बैच में मुझे एडमिशन लेना चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको लगे कि नहीं ये बैच मेरे लिए कारीगर, मेरे जो सिलेक्शन है उसमें बहुत कारीगर साबित होगा, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। दूसरा कि इसका कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, जो क्लास का वीडियो है एज अ डेमो, ठीक है ना, जिसे आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप जब तक क्लास चल रहा है आप लाइव आकर आप क्लास देख सकते हैं, ओपन क्लास है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रहा, आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है क्या, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। आप बताइए रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म किस पे डिपेंड करता है, तो आप यहां पे लेमडा बाय डी लेमडा इज इक्वल टू आपका बी बेस है, और ये डी म्यू बाई डी लेमडा है। आप बताइए किस पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग आर से नोट कर देंगे, ये आपका बी म्यू बाई डी लेमडा हो जाएगा।
बताइए किस पे डिपेंड करता है, चलिए बताइए फटाफट। सर 15 से चालू होगा ना, बिल्कुल 15 से आपका चालू ही है, क्लास चल रहा है। आप उस पे जाकर सर लाइव क्लास भी ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे या ऑफलाइन वाले, सब कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंटू जी अभी आ रहे हैं, क्या बात है सिंटू जी, क्लास नहीं ले रहे थे क्या? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो प्रिज्म की विभेदन क्षमता है वो किस पर निर्भर करी है, द विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो बी पे डिपेंड तो करती ही करती है। उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, वेवलेंथ है। ये क्या, यही चीज तो लिखा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू आपका लेमडा वेवलेंथ, विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा वेवलेंथ। अरे पंकज जी कहां थे, अरे कहां थे आप, ध्यान से पढ़िए। सेट 15 से चालू होगा ना सर, देखिए सेट 15 से चालू हो पाता है कि नहीं, लेकिन उस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमने ये भी तो बोला और ये भी बोला, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों आपका करेक्ट होगा, ए और बी भी करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां पे किन्हीं को दिक्कत, चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे जो लेक्चर देखे हैं सभी लोग। उसके बाद बोला है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेमडा 1 इक्वल टू इतना 4000 एंगस्ट्रम, लेमडा 2 इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम, इज द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रिजॉल्विंग पावर इज, आपका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कैसे रेशियो निकलेगा, तो अभी अभी आपने पढ़ा, मैंने ये बोला भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/लेमडा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/लेमडा का। अगर मैं इसको लिखूं आरपी पहले का बटा आरपी दूसरे के इज इक्वल टू लेमडा दूसरा का बटा लेमडा पहला का, यही ना होगा। अब यहां पे क्या दिया है, लेमडा 1 और लेमडा 2 दिया है, तो लेमडा 2 कितना है मेरे भाई, तो लेमडा 2 आपका कितना है 5000 एंगस्ट्रम है, और लेमडा 1 कितना है, तो 4000 एंगस्ट्रम है। अब ये 5000 ये कैंसिल होगा, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा 4, कितना आसान है। अगर थोड़ा सा आप पढ़ाई कर लें और न्यूमेरिकल बनाना शुरू करें तो कितना आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। आदेश जी सी नहीं बी होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चला जाए, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ये बड़ा मस्त टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और इसको मैं पढ़ाकर तब क्वेश्चन करा रहा हूं। इसी तरह आपके YouTube पे क्लासेस चलेंगे, जो भी टॉपिक मैं लाऊंगा उसको हल्का फुल्का मैं पढ़ा दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा उसका क्वेश्चंस कराऊंगा। और यही चीज आपका जो लक्ष्य प्रैक्टिस बैच है वो चल रहा, आप जाइए ऐप पर और वहां चीज देख सकते हैं इस चीज को। चलिए अगला बोला है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज, ठीक है ना। ऑप्टिकल रोटेशन को जो आपका जो मेजर करता है उसको हम लोग पोलारीमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलारीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। पोलारीमीटर आपका जो है ये आपका क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करता है, यानी कि जो आपका ऑप्टिकल जो रोटेशन होता है, यानी कि ध्रुवन घूर्णन होता है, ध्रुवन घूर्णन को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पोलैरिटी मीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, बिल्कुल काहे नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है आपका डी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है डी है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसके लिए आपको निकालना है रिजॉल्विंग पावर, बताइए जल्दी। बिल्कुल क्लास करने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है।
घबराने वाली बात नहीं है। विभेदन क्षमता पूछ रहा है, विभेदन क्षमता पूछ रहा है, रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है, रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है, रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है। रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है, क्या होगा? सिंटू जी रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग, ये तो आपका थीटा इक्वल टू, आप ही तो अपने देखा, थीटा इक्वल टू क्या था? थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है, और आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है? डी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा बाई डी हो जाएगा, और यहाँ 1.22 रहेगा, और 1/थीटा को आरपी बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा। देख के आंसर नहीं करना है, देखकर आंसर नहीं करना है, ठीक है ना? तो डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर आपसे पूछा है, विभेदन क्षमता की बात कर रहा है, रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहा है, न कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात कर रहा है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो थीटा इज इक्वल टू आपका 1.22 लेमडा बाई क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा, क्या होगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा, ठीक है ना? क्या होगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया है ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू दी हुई है। चलिए अगला, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है आपका जनरल अगर बात की जाए, तो अभी आपने देखा रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर क्या था मेरे भाई? यहां पे हमने ये भी तो लिखा लेमडा बाय डी डेल लेमडा, इसी को मैंने क्या बोला? रिजॉल्विंग पावर बोला, है ना? तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इस रिजॉल्विंग पावर को लेमडा बाई डी लेमडा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेमडा बाई डी लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेमडा बाई डी लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या होगा? लेमडा बाई डी लेमडा हो जाएगा। चलिए 4 का सी, लेमडा बाई डी लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 का ए, 4 का ए, 4 का ए नहीं, 4 का सी होगा। अरे भाई मैं पढ़ा दिया हूं, इस चीज को देखना है आपको, ठीक है ना? इस चीज को देखना है। चलिए आगे चला जाए। आगे आपसे क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग द रिजॉल्विंग सोडियम डबलेट। ये आपका दिया है 5890 एंगस्ट्रम और 5896 एंगस्ट्रम दिया हुआ इन द थर्ड स्पेक्ट्रा ऑर्डर। बताइए इसके लिए क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करें। यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीधा आप अभी जानते हैं लेमडा बाई डेल जो लेमडा है वो क्या हो जाएगा? वो आपका एन और कैपिटल एन, ये है आपका संख्या। किसकी संख्या भाई? तो ग्रेटिंग में ग्रेटिंग की संख्या है, ये आपका क्या है? ग्रेटिंग, ग्रेटिंग की संख्या है, की संख्या है, और ये है आपका ग्रेटिंग का क्रम, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का क्रम, ठीक है ना? ये ए स्मॉल एम ग्रेटिंग का क्रम है। तो आपसे क्या निकाला गया? आपसे पूछा एन पूछा गया है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लेमडा बाई एन डेल लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेमडा बाई एन डेल लेमडा हो जाएगा। चलिए बताइए अब क्या होगा? ये फॉर्मूला देखकर बताइए क्या होगा? ये जो आपका फॉर्मूला है देखकर बोलिए क्या होगा फॉर्मूला? चलिए फॉर्मूला देख के बताइए क्या होगा?
चलिए हम लोग अब सोल्व करते हैं। लेमडा आपका निकालना है, तो ये जो लेमडा होता है ना, ये एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एवरेज लिया जाता है। एवरेज क्या हो जाएगा? दोनों का सम बटा डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 5890 प्लस में आपका क्या है? 5896, ठीक है ना। तो इसका डिवाइड बाई 2 करिए, और यहाँ पे आपका क्या है? 3 इंटू में आपका क्या, तो दोनों का माइनस डिफरेंस है ना, तो 96 में से माइनस करिएगा 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 बच जाएगा। यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये जोड़िएगा, देखिए एवरेज इसका निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये अगर 3 हो जाए तो 3 इसमें कर दीजिए, 3 इसमें कर दीजिए, तो ये 5893 हो जाएगा। 5893, और बटा में क्या हो जाएगा? 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, ठीक है ना। और आपका कितना? 18 तिहाई 54, 4 और 9, 18 चौका 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ये 4 44 था, 36 कितना हो गया? 10 3, और ये 18 तिया ये 8 से जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि नंबर जो संख्या है वो किसके बराबर? 328 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 328 के बराबर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। अगला आप बताइए, अगला बताइए। इफ द सिंबल हैज देयर द यूजुअल मीनिंग, देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लांट ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज। जो प्लांट ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो है, अभी अभी वही चीज तो हमने देखा। अभी क्या देखा? लेमडा बाई डेल लेमडा इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन, एन इंटू कैपिटल एन। बताइए ऑप्शन क्या होगा? चलिए बताइए, फास्ट करिए, ऑप्शन क्या होगा फटाफट। अमित गुप्ता जी, ये शुक्ला जी, ये चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इशू को आपका क्या बोला गया? आर, तो आर इक्वल टू एन इंटू ए होगा। एन क्या है? ये लाइन की संख्या है, ठीक है ना। और ये क्या है? आपका क्रम है, ठीक है ना। कितने क्रम पे है? ये आपका क्रम है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका? एन इंटू ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ द 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डायमीटर टेलीस्कोप एट वेवलेंथ ऑफ इतना इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपको निकालना है कि इतना तरंग दैर्ध्य पर 10 सेंटीमीटर व्यास के अभिदृश्यक युवक दूरदर्शी के कोणीय विभेदन कितना होता है? कोणीय आपको विभेदन निकालना है। क्या निकालना है? कोणीय विभेदन निकालना है। कैसे निकलेगा कोणीय विभेदन? बताइए जल्दी। थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1.22 लेमडा बाई डी होता है, 1.22 लेमडा बाई डी होता है। चलिए पुट करिए जल्दी, और निकालिए, पुट करिए जल्दी। चलिए निकालिए भाई, अरे सीधा आप निकालिए ना। 1.22 इंटू कितना है भाई? 5000 एंगस्ट्रम। 5000 गुने 10 के पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 10 गुने 10 के पावर माइनस 2। अब इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 खत्म हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। 1.22 गुने 5 गुने 10 के पावर कितना? 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 ऊपर जाएगा तो 3 तो पहले खत्म हो गया, और 2 ऊपर यानी कि 3 2 5, यानी कि -5 बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना।
और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में एक, 5 दूनी 10 11 के एक हाथ में एक, और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 और गुने में क्या हो जाएगा, गुने 10 के पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -5। यहाँ से अगर आप ये कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 61 गुने 10 के पावर -5 हो जाएगा, 61 गुने 10 के पावर -5। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये 6.1 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 दशमलव बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 से आपका 10 से डिवाइड करिएगा, 10 के पावर कितना -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4, क्योंकि 10 से आप डिवाइड करिएगा तो 6.1 10 के पावर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। हाँ यही होगा ना जी, क्योंकि ये जीरो कर खत्म हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 से आपने किया और इसको करिएगा तो हाँ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये बन के, रुकिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 दूनी 10 यानी कि 61.0 होगा, इंटू 10 टू दी पावर -5, और 61 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट है सर। हाँ ठीक है, राइट है। चलिए अगला, अगला बोला है द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द प्रिंस मेनली डिपेंड्स अपॉन द, रिजोल्यूशन ऑफ पावर किस पे डिपेंड करता है, बताइए किस पे डिपेंड करता है। तो एक आपका रिजोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ प्रिज्म आप जानते हैं आर इक्वल टू आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी म्यू बाई डी लेमडा, ये आपका होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, बेस है, बी क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इसमें नहीं करता है, वेवलेंथ पे भी आपका, वेवलेंथ ऑफ लाइट और एंगल ऑफ प्रिज्म इस पे भी नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला, द एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का विभेदन क्षमता का आपको व्यंजक बताना है। ठीक है ना, टेलीस्कोप के लिए बताना है, क्या होगा टेलीस्कोप के लिए। दस का क्या हो जाएगा, 10 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm, यानी डी की वैल्यू दी हुई है, कैन जस्ट बी ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप, जीरो माइक्रोस्कोप कहाँ गया, ऑफ वेवलेंथ इतना। ठीक है, यूज, इफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज इतना इज यूज, देन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा, बताइए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा इसके लिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। हाँ 8 का डी ही होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालना है इसका, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालना है। चलिए बताइए इसका क्या होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या होगा, अब जानते हैं क्या, डी इक्वल टू कितना होता है, 1.22 लेमडा बाई
टू म्यू साइन, ठीक है ना। और यहाँ पे इफ द लाइट वेवलेंथ इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है। किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो डी1 बाई डी टू इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 हो जाएगा, या d2 बाई डी1 कर लीजिए। d2 बाई डी1 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 हो जाएगा। और यहाँ लेमडा 2 कितना दिया है? तो लेमडा 2 दिया है आपका 400 एंगस्ट्रम, 4800 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका कितना दिया है? ये आपका 6000 दिया है एंगस्ट्रम में। और इनटू में कितना है? तो ये आपका, ये अगर करते हैं तो ये कैंसिल आउट, 8 छक 48, 8 हो जाएगा। यानी d2 इज इक्वल टू 8 गुने आपका 0.1 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.8 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.8 mm हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 0.8 mm हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 के ए हो गया, 11 क्या हुआ? ए हो गया, 11 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, आप लोग को अगर दुरोना के साथ जुड़ना है, दुरोना के साथ जुड़ना है तो आप दुरोना 2 में 2 बैच जो लॉन्च हुआ है सीजन 3, ये तीसरा बैच है। सीजन 3 है, ये तीसरा बैच है, तीसरा बैच लॉन्च हुआ है, हो रहा है। ये आपका 16 दिसंबर, ये जो आपका आ रहा है ये 16 दिसंबर से आ रहा है। ये 16 आपका 16 दिसंबर से आ रहा है ना। इसमें आपका पूरे थ्योरी कराए जाएंगे अच्छे से, है ना। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पूरे कराए जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे चीज इसमें कराए जाएंगे। आपके चैप्टर समाप्त होने पे हम लोग एनसीईआरटी सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अदर जो बुक है रेफरेंस बुक का भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और साथ ही साथ आपका डीपीपी जो है वो हम लोग कर लेते हैं, जो आपका बेसिक है। ये क्या है? आपका बेस है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका बेस है। तो ये चीज हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो बैच है आपका 16 तारीख से ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन वाले के लिए आपका फी 999 रुपया है, ठीक है ना। इसमें जुड़कर अपने तैयारी को क्या कर सकते हैं अपना। हाँ बिल्कुल, टीआरई दुरोना 2 बैच कब इंड होगा सर? टीआरई के जस्ट टीआरई जो 4 है एग्जाम, यानी आप समझ जाइए कि आपका फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 11 नंबर दोबारा देखिए सर, 11 नंबर में क्या है? 8 छक 48, 1 मिनट, ये 2 0 से 2 0 और ये आपका 10। हाँ सॉरी मिस्टेक से ये चीज हो गया था, यहाँ पे 0 होगा, सॉरी। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जल्दी जल्दी में फ्लो में आदमी बह गया और ये आपका क्या हो जाएगा? 11 का बी होगा। बिल्कुल सही चिंटू जी, सही बात है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटेगा तो ये आपका आ जाएगा। चलिए अगला है, टू येलो सोडियम लाइन ऑफ द वेवलेंथ इतना दिया गया है, इतना है, आर जस्ट रिजोल्व बाय द प्रिज्म, द रिजोल्विंग पावर ऑफ द प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म का रिजोल्विंग पावर आपको निकालना है। कैसे निकलेगा आप बताइए, कैसे निकलेगा रिजोल्विंग पावर ऑफ द प्रिज्म? हाँ बिल्कुल 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 सही है, बी होगा। चलिए अगला बताइए, रिजोल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म बताना है। रिजोल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म बताना है, बताइए क्या होगा। अरे अभी अभी आपने देखा आरपी किसके बराबर होता है? आरपी जो होता है, ये आरपी जो है किसके बराबर? तो आप जानते हैं आरपी किसके बराबर होता है? लेमडा बाई डेल लेमडा के बराबर होता है। तो आप निकाल लीजिए, यानी कि आरपी जो है रिजोल्विंग पावर जो है ये लेमडा बाई डेल लेमडा है। ये चीज हम लोग अभी निकाले थे, कितना था भाई? तो 5893 हम लोग लिए थे रेशियो, और ये कितना आया था आपका? 6 आया था।
अगर इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 4 और ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका 8 × 6 = 48, 48, 1 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 दशमलव, आपका क्या हो जाएगा 12 दशमलव, 6 × 3 = 12, 1 0 12 दशमलव, यानी ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आरपी, यानी कि आपका आंसर क्या है, आंसर आपका 981.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 981.6 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चला जाए। फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.5, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए की वैल्यू दी हुई है 0.5 एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूड 5000 एंगस्ट्रम, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ द माइक्रोस्कोप वुड बी। तो माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस क्या हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई क्या होता है 2 आपका म्यू साइन थीटा होता है, और इसकी वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल अपर्चर होता है ये, है ना। तो यहां से d इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई कितना 2 × Na आप लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा 1.22 × 10⁻, ये आपका क्या है, तो 5000 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 2 × न्यूमेरिकल अपर्चर है 0.5, ये 10 इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जीरो से आपका इसमें ये 4 जीरो हो गया, और 4 जीरो से ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको देखा जाए यहाँ तो एंगस्ट्रम ही लिखा हुआ है भाई, अरे रे 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 4 जीरो है ना, एंगस्ट्रम में ही दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया है। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। ये आपका यहाँ पे 10 रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये हो गया और ये 10 हो गया, ये 4 गो जीरो हो गया, 3 और 1 4 गो जीरो, तो इसको लिखिएगा तो 1.22 × 4 गो जीरो आपका कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 × 10⁻⁻6 बटा में कितना हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करिए, अगर आप यहाँ पे इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हटाइएगा तो 2 जीरो और बैठा दीजिए, यानी ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के साथ ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 122/2 × 10⁻, कितना 8 हो जाएगा -8, ये काटिएगा तो ये 61 हो जाएगा 10⁻⁻8, और यहाँ से 61 100 कर दीजिएगा ना, 2 गो जीरो करिएगा, 2 गो जीरो ऊर दे भी देना होगा, तो ये -10 हो जाएगा, यानी 6100 एंगस्ट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6100 एंगस्ट्रम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चला जाए। अगला है द पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज फ्रॉम 3 kV to 9 kV if the initial resolving power of the microscope is R, then the new resolving power of microscope बताना है। चलिए बताइए क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज, यानी कि आपके जो माइक्रोस्कोप है उसका क्या किया, इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को 300 किलोवोल्ट से 30 किलोवोल्ट से 90 किलोवोल्ट कर दिया गया। इफ द इनिशियल रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज आर है, इनिशियल क्या है आर है, देन इट्स न्यू रिजॉल्विंग पावर ऑफ विल बी, यानी कि नया आपका रिजॉल्विंग पावर निकालना है। क्या निकालना है, नया रिजॉल्विंग पावर निकालना है। चलिए बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका, इसके लिए अगर हम बात करें यहां से रिजॉल्विंग पावर का, तो आरपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 म्यू साइन थीटा बाई 1.22 लैम्डा होता है। और यहां से अगर पोटेंशियल के केस में बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है √150 बाई पोटेंशियल। ठीक है ना, 150 बाई पोटेंशियल।
अब यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं पहला इनिशियल वाला केस में, तो ये क्या हो जाएगा 150 बाई कितना, तो आपका 30, तो ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा लेमडा। यहाँ पे आपका आरपी दिया है, लेमडा ये दिया हुआ है, और आपका क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया आर, यानी आरपी किसके बराबर, आर के बराबर है, तब आपसे पूछा गया है क्या होगा। यानी आपने इंक्रीज किया 300 किलोवोल्ट से 900 किलोवोल्ट, तो यहाँ से लेमडा टू भी निकल जाएगा, लेमडा टू भी निकल जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए R1/R2 इज इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये आपका R1 के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा 2/लेमडा 1 लिख सकते हैं। यहां से क्या होगा, लेमडा 2 क्या हो जाएगा, तो 150 बटा में कितना 90, और यहां से 150 बटा में 30 लिखिएगा, यहां से करिएगा तो ये √ओवर 150 बटा में कितना हो जाएगा, 150 बटा में आपका 90, और यहाँ से 30 बट्टा में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये 30 तिया 90, ये आपका आ जाएगा 1/√3, है ना। और ये आपका R दिया है और ये आपका R2 दिया है, तो यहाँ से R2 क्या निकल के आ जाएगा, R आपका √3 हो जाएगा, यानी कि R2 जो है √3 R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। सर TRE4 आएगा या नहीं, सर बिल्कुल आएगा TRE4, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, 14 तक आप इसका PDF चला जाएगा, है ना। तो आप लोग कल बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना, बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोग से एक बात करनी थी, बात क्या है भाई, ये इस तरह आप लोग को पहले थ्योरी और देन उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वैसे कराया जाए, कि जो पहले चल रहा था वैसे कराया जाए। अब रोस्टर आने के बाद पता चलेगा कितना सीट होगा। पहले जो कराए जा रहे थे वैसे कराया जाए, या अब जो कराए जा रहे हैं वैसे कराया जाए, आप लोगों से इसका मुझे रिप्लाई चाहिए। और दूसरा कि ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, आपको हर हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ये शेयर करिए, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या ये तरीका सही था या पहले वाला तरीका सही था। कंसेप्ट बाय न्यूमेरिकल जैसे चल रहा था वैसे भी अच्छा है। PGT के लिए सर डायरेक्ट क्वेश्चन ही सही है सर जी। चलिए तो हम लोग कल फिर इसी समय मिलेंगे 10 से 11। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, भारत माता की जय। मिलते हैं कल इसी समय 10 से 11, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, मजे से रहिए, मजे से पढ़िए, बाय, लव यू। है कि एक टेलीस्कोप है, क्या है,
A telescope has objective of the diameter d. The resolving power of the telescope of the light of wavelength lambda is given by. तो मेरे भाई इसका मैंने, अगर कोई भी इसमें नहीं हो, कल के क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज कल की क्लास आप देख लीजिए, और वहां पे मैंने पूरे इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर पढ़ाया हूं, ठीक है ना, पूरे इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर पढ़ाया हूं, है ना। तो वो चीज आप पिछले क्लास में, जो कल की क्लासेस थी, कल की क्लासेस में वो देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा, और जो कल के क्लासेस में लाइव थे लोग, उनको ये पता होगा कि कितने आसान चीज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप के लिए अगर आप बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्टिव है यहाँ, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना। और यहां से अगर आप बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ये आप मान सकते, ये आपका डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एंगल थीटा है। तो यहां से अगर आप रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस जो है, इसके लिए अगर आप लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस की बात करते हैं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस जो होता है वो आपका लेमडा बाई जो ऑब्जेक्टिव डायमीटर होगा, जिसे आप कैपिटल डी मानेंगे, ये ऑब्जेक्टिव डायमीटर है, तो ये आपका लेमडा डी बाई डी, लेकिन ये 1.22 साथ में रहता है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस, यानी आप थीटा की वैल्यू की बात कर सकते हैं, ये थीटा की वैल्यू की बात कर सकते हैं, तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस हो गया। जब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस की बात करते हैं, देखिए यहां से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां पे अगर बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक के लेंथ को हम लोग ऑब्जेक्ट और आपका जो टेलीस्कोप है उसके ऑब्जेक्टिव के बीच का लेंथ होता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए इस, ये जो लेंथ है आपका डी है, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो थीटा इक्वल टू, आप देखिए ये एंगल बहुत छोटा होता है, tan थीटा किसके बराबर, तो आप जानते हैं मेरे भाई tan थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर इन रेडियन होता है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी बाई एल हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला है। और यहां से आपका थीटा इक्वल टू डी बाई एल इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई डी हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर इसको, अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा, यानी जब भी हम लोग रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल होता है, या आप ये बोल सकते हैं रिजॉल्विंग पावर जो है वो रेसिप्रोकल आप बोल सकते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस के, तो 1/थीटा हो जाएगा। और इसके लिए अगर आप करते हैं तो ये d बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा। और यहां से अगर आप पुट करते हैं तो ये क्या है आपका रिवर्स हो गया है, यहाँ पे d ऊपर चल गया, ये नीचे आ गया, तो सीधा सीधी अगर आप rp की वैल्यू लिखना चाहते हैं यहां से, तो ये l बाई डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l बाई डी हो जाएगा, और यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो आंसर होगा, अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरे डी क्यों करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर पूछा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर पूछा हुआ है, तो जब भी रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा। और यहां से आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा होता है। जब भी रिजॉल्विंग पावर की बात की जाती है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेमडा होता है ना। तो ये आपका टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का रहा। अब यहां पे क्या होगा, अगर इस ऑप्शन डी ऑप्शन की बात की जाए तो ये किसको, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को बता रहा है, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं, किसको बता रहा है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को बता रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर।
आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, अभिदृश्यक लेंस का व्यास जो दिया गया वो 8 माइक्रो रेडियन दिया गया, तारों को अलग अलग विभेदित कर सके होना चाहिए। द apparatus, the aperture of the objective of the telescope which can be used to resolve a start by 8 माइक्रो, यानी कि ये आपका जो है 8 माइक्रो रेडियन जो दिया गया ना, ये थीटा दिया गया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस दिया गया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस क्या है, तो 8 माइक्रो रेडियन है। ठीक है, तो माइक्रो रेडियन का मतलब, माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेडियन दिया गया है। ठीक है ना, इसका इतना माइक्रो रेडियन दिया गया है। ठीक है ना, तो यहां से आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपका डी यानी ऑब्जेक्टिव जो डायामीटर है वो डी क्या होगा। ठीक है ना, डी की वैल्यू पूछी गई है, तो यहां से आप निकालिएगा। देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आप जानते हैं 1.22 लेमडा बाई डी होगा, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.22 लेमडा बाई थीटा हो जाएगा। यहां से 1.22 लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो लेमडा की वैल्यू 6400 एंगस्ट्रम है, ये 6400 एंगस्ट्रम है, इंटू 10⁻⁻10 होगा मेरे भाई। और यहां से थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो थीटा दिया है 8 माइक्रो रेडियन दिया है, कितना दिया है 8 माइक्रो रेडियन दिया है। तो जब इसको 8 माइक्रो रेडियन 8 गुने 10⁻⁻6 से आप डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64 8 हो जाएगा। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 ऊपर जाएगा, 2080 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.22 इंटू 8 इंटू 10 के पावर कितना -2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 के साथ हाथ में 1, 8 1 9, यानी 9.76 गुने 10 के पावर -2, और ये हो जाएगा 9 आपका 76 सेंटीमीटर, 9.76 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा 60। गुड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 9.76 सेंटीमीटर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हैज डायमीटर ऑफ 0.8 cm, यानी कि एक अपर्चर दिया ऑब्जेक्टिव का, उसका डायमीटर जो दिया गया है वो डायमीटर आपका क्या है, तो ये दिया गया है आपका कितना 0.8 दिया गया है। इल्यूमिनेटेड विथ विजिबल लाइट 0 माइक्रो क्या बोला है, लिमिटेड माइक्रोस्कोप, यहां पे ये कुछ नहीं है माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द वेवलेंथ 440 एंगस्ट्रम, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस। अब यहां पे मेरे भाई माइक्रोस्कोप की बात कर दी है, माइक्रोस्कोप की बात की है, तो आप बताइए माइक्रोस्कोप के लिए, जैसे कि आप यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, जैसे यहां पे ये जो आपका रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप की बात करिएगा तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना, माइक्रोस्कोप से देखना है। तो यहाँ से अगर आप डी की बात करते हैं, डी क्या होता है, तो डी होता है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। डी क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। और जब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो कितना होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बाई 1.22 लेमडा होगा, 2 म्यू साइन थीटा बाई 1.22 लेमडा होगा, है ना। यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ दिया नहीं है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे मीडियम नहीं दिया है, तो d इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा यहां से। तो यहां पे आप पुट कर लीजिए d 2
इनटू यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? ये द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज द डायमीटर ऑफ 0.9 cm illuminated with the visible light of microscope. The object of the wavelength इतना. The maximum limit of resolutions for the microscope. तो माइक्रोस्कोप के लिए यहाँ पे 2 sin थीटा 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से ये देखिए, ये तो रेडियन में दिया है। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन सबका क्वेश्चन और ऑप्शन ये जो है उल्टा है ना? क्योंकि आप थीटा आइएगा तो ये डिस्टेंस में आ जाएगा, डी आपका जो होगा डिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इसमें मिसिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है? इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। चलिए अगला, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेमडा इज E इक्वल टू आपका दिया है रिजॉल्विंग पावर जो दिया है E इक्वल टू लेमडा बाय 0.04। E इक्वल टू क्या दिया है? E इक्वल टू दिया है लेमडा बाय 0.04 दिया हुआ है। इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज, इतना दिया गया है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ नियरली, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना? ये आपका नहीं होगा। द रिजॉल्विंग पावर इज नियरली आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 1000 है, ये भी आपका नहीं है, 1000 ही दिया गया है इसमें, ठीक है? 1000 ही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए, जब भी आप लेमडा का कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है 12.27 अंडर रूट वी होता है। तभी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो हम लोग ये पढ़ते हैं आपका कहाँ से? तो मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज आपका लेमडा की वैल्यू निकाल के आते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। यहाँ से 1.2 पोटेंशियल के बीच में आपका ये आता है। यहाँ से अगर आप लेमडा निकालना चाहते हैं तो 12.2 आपका 7 और डिवाइड बाई अंडर रूट 1000 होगा, ठीक है ना? और जब इसको आप सोल्व करिएगा मेरे भाई तो ये आता है 0.388 आपका आएगा लेमडा इक्वल टू 0.388 आपका लेमडा इक्वल टू इतना आएगा, ठीक है ना? इतना एंगस्टम होगा। ये भी क्या होता है? एंगस्टम में होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगस्टम में हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू 0.388 आपका एंगस्टम है। तो लेमडा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 4 एंगस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.4 एंगस्टम हो जाएगा। और जब 0.4 एंगस्टम की बात करते हैं तो यहां से आप देख लीजिए अब क्या निकालना है। तो अब ये E जो आपका है EMF E इज इक्वल टू दिया है लेमडा बाई कितना? तो 0 पॉइंट आपका 04 दिया गया है। तो यहां से लिखिएगा तो 0.4 बाई 0.04, तो ये आपका पॉइंट कैंसिल आउट, एक 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा? 10 आपका वोल्ट एंगस्टम होगा, यानी 10 एंगस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, और लोग कहाँ है भाई? और लोग कहाँ हैं? चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन 90। इफ ए इज द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप, एक्स इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एक्स यहां लिम्डा होगा। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? सीधा सीधी आप जानते हैं,
1.22 लेमडा बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1.22 लेमडा बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी ये डी बाई 1.22 लेमडा हो जाएगा, सॉरी। तो ये रिजॉल्विंग पावर है और ये आपका क्या है, अगर थीटा की बात करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, तो 1.22 लेमडा बाई डी हो जाएगा। अब डी यहाँ पे ए बोला गया है, डी को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, ए से, और 1.22 लेमडा बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत, भारत गया, गए हैं सर, क्या भारत गए हैं, बारात गए हैं सर, अच्छा बारात गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है, किस में होगा, तो देखिए मेरे भाई यहां से आप चीज ये देख लीजिए, जब भी आप यहां पे देख रहे हैं ब्लू ग्रीन येलो रेड, यहां पे क्या होता है मेरे भाई, जब भी आप किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, तो ये क्या करता है, ये तो आपका क्या करेगा, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना, जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे आप क्या बिब्जियोर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, बिब्जियोर, बिब्जियोर के नाम से जानते हैं, यानी कि बिब्जियोर के नाम से, या बिब्जियोर के नाम से जानते हैं, ये आपका पैटर्न होता है, इसी पे आपका प्राप्त होता है। अब यहां पे देखने की बात है भाई कि अगर हम यहां पे बात करें कि फ्रीक्वेंसी इसकी जो आपका तरंग दैर्ध्य है, जो लेमडा है, इसका लेमडा क्या होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य है लेमडा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम होता है, और इसका लेमडा क्या हो जाएगा, इसका लेमडा मिनिमम होता है, ठीक है ना। जो आपका वायलेट लाइट है, ठीक है ना, बैगनी है, उसके लिए अगर बात करें तो लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके लिए लेमडा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो आपका तरंग दैर्ध्य है, क्या है, तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होगा, और ये क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। और अगर आप इधर से अगर आप इधर जाते हैं, यानी कि यहां से इधर जाते हैं, तो देखिए आपका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, सबसे मैक्सिमम किसका, आर का, और मिनिमम किसका, वह आपका वायलेट का। तो यहां पे अगर आप बात करें लेमडा का, तो ये लेमडा आपका क्या है, कम है, और लेमडा क्या है, ज्यादा है, यानी कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और जो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो तो सबसे कम होता है। लेकिन इसी ब्याह पे अगर आप बात करें तो इसका जो म्यू है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कम होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपका ज्यादा हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं बता दूं आपको कि जो आपका बैगनी कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जो रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना, बैगनी की ज्यादा हो जाएगी और आपका रेड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी केस में अगर आगे चल के बात करें तो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किसका, तो सबसे कम किसका होता है, आर का, सबसे कम रेड लाइट का, रेड जो आपका लाल रंग है, लाल प्रकाश है, उसका सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन आपका वायलेट का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर डेविएशन की बात करें तो डेविएशन ऑफ रेड का, रेड आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेविएशन ऑफ क्या, डेविएशन आपका वायलेट, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। एच यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये प्लांक कांस्टेंट है। तो यहां से अगर देखा जाए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका जो आवृत्ति है ज्यादा होगा तो उसका जो एनर्जी है वो भी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, लेमडा कम एनर्जी ज्यादा, लेमडा ज्यादा एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं
वायलेट की बात करूं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और रेड की बात करूं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होता है, उसका पेनिट्रेशन पावर, उसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो ज्यादा एनर्जी होगा वही ना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, वही ना ज्यादा खोदेगा, ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, है ना, यानी वो ज्यादा अंदर तक जाएगा। तो जिसमें पावर ज्यादा होगा वो आपका, यानी कि जिसके एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, है ना, यानी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो वायलेट लाइट है इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, और रेड लाइट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, आपका मिनिमम होगा। ये सब क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्या है, सब क्वेश्चन है। तो यहां से कम 8 से 10 क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कि मैं सारी चीज लिख कर आपको बता दिया। पहला पूछेगा सबसे ज्यादा लेमडा किसका, तो रेड लाइट का। दूसरा पूछेगा सबसे कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो वायलेट लाइट का। उसके बाद पूछेगा सबसे ज्यादा एनर्जी, तो वायलेट लाइट का। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, वायलेट लाइट का। तो ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद डिफ्लेक्शन एंगल सबसे कम किसका, तो सबसे कम आपका डिफ्लेक्शन एंगल, ये थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा, सबसे कम डिफ्लेक्शन एंगल किसका, तो सबसे कम डिफ्लेक्शन एंगल है आपका रेड का, और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल है क्या, वायलेट का। सबसे कम डिफ्लेक्शन एंगल रेड का और सबसे ज्यादा वायलेट का। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन ये है कि टेलीस्कोप का मैक्सिमम इसके लिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होता है। तो आप अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा का। यानी जिसका लेमडा ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका लेमडा ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका लेमडा ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आप रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा लेमडा रेड का है, तो इसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे इसमें आपका ब्लू है तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ब्लू हो जाएगा। लेकिन यही आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करता कि किसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है, किसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है, तो जिसका लेमडा ज्यादा उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला है, प्रिज्म हैज द रिजॉल्विंग पावर 3928, यानी कि रिजॉल्विंग आरपी जो दिया है प्रिज्म का वो कितना दिया है, 3928 दिया हुआ है, 3928 दिया हुआ है। देन टू जस्ट रिजॉल्व सोडियम येलो is 5890 एंगस्ट्रम और 5896 एंगस्ट्रम, हाउ मच इफेक्टिव बेस इज द बी रिड्यूस, है ना, यानी कि आपसे आधार की बात कर रहा है, यानी कितना रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस की बात कर रहा है। तो हम इसका निकाल लेते हैं कितना आएगा। इसका अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, लेमडा बाई आपका डेल लेमडा कर लीजिए, है ना, यही तो रिजॉल्विंग पावर होता है। और अगर लेमडा बाई डेल लेमडा निकालते हैं तो यहां पे अगर निकालना चाहते तो 5890 बाई आपका क्या हो जाएगा, दोनों का कम करिएगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 6 9 6 54, 9 9 6 54, 4 और 9 हो गया, और यहाँ पे आपका 8 6 48, 4 9 8 6 48, 1 0 हो गया, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा, और ये 6 40 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। यानी आप 982 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 982 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए ये क्या हुआ, ये 3928 से अब कितना, ये 982 आ गया, तो कितना इसमें आपका कमी हुआ, तो 982 अब बाई 3928 करिएगा तो ये कितना से हो जाएगा, 9 चौका 36 और 8 चौका 9 चौका 36 और 8 चौका 32, लमसम ये 4 से जाएगा, यानी 1/4 क्वार्टर हो जाएगा, रिड्यूस बाय द 1/4। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 1/4 से, क्या हो जाएगा, 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
For a given a pair of spectral line, the resolving power of the prism depends on. Resolving power किस पे डिपेंड करता है? Only the base length of the prism. आप जानते हैं कि क्या होता है? लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू बी इंटू डी म्यू बाई डी लेमडा। और यहां से अगर आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो चीजें है क्या होंगी? तो यहाँ पे आपका किस पे? बेस पे ये आपका डिपेंड करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ओनली द बेस ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रिज्म, ओनली द मटेरियल की बातें नहीं कर रहा, ऑन द बेस लेंथ और मटेरियल ऑफ द प्रिज्म नहीं। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर इज गिवन बाय। किसी सर्कुलर अपर्चर का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर आपसे पूछा हुआ है, तो रिजॉल्विंग पावर जब भी आप बात करिएगा तो कितना हो जाएगा? किसी वृत्तकार द्वारक की, तो जब सर्कुलर की बात करें तो इसी का तो निकालना है। यानी आप टेलीस्कोप की बात कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा जो है, ये थीटा इक्वल टू दिया है, रिजॉल्विंग पावर नहीं, थीटा इक्वल टू दिया है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.22 लेमडा बाई डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना? जहां डी द्वारक का व्यास है 1 तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है ना? चलिए अगला, a microscope is able to resolve 2 point of separated by a distance e। ये आपका e जो है, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आपका है माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है? तो यहाँ पे रिजॉल्विंग जो पावर होता है, ठीक है ना, रिजॉल्विंग जो पावर होता है, ये दिया है आपका सेपरेटेड बाय माइक्रोस्कोप एबल टू रिजोल्व 2 पॉइंट, यानी एबल टू रिजोल्व बोल रहा है ना? एबल टू रिजोल्व यानी कि इसको रिजोल्विंग पावर की बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए आप जानते हैं किस क्या होगा? तो यहाँ पे E इज इक्वल टू, ये E बोला है, जो रिजोल्विंग पावर है आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1.22 लेमडा बाई 2 म्यू साइन थीटा, यानी यहाँ U हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा यानी U हो जाएगा। या आप आरपी जो है, आरपी यहाँ पे E है, आरपी क्या होना चाहिए? आरपी आपका या तो इससे ग्रेटर भी होना चाहिए, 1.22 लेमडा बाई 2 म्यू साइन U ये होना चाहिए, है ना? तो यहां से आप आरपी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.22 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस की नहीं, ये रिजोल्व कर रहा है, तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस की बात कर रहा है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, हम लोग यहाँ रिजोल्विंग पावर की बात कर रहे थे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो लेमडा बाई 2 यानी 1.22 लेमडा बाई क्या हो जाना चाहिए? म्यू साइन U के बराबर होना चाहिए, है ना? तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा, 23 के बी। ठीक है ना? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सर यूट्यूब पर टास्क टेस्ट करवाइए, मीन डेविएशन। यूट्यूब पर क्या टेस्ट होगा? ये आपका दिया है, द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज डी एंड द लाइट ऑफ द वेवलेंथ लेमडा बीइंग यूज्ड, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस? जब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.22 लेमडा बाई डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपका ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे वादा किया था 100 क्वेश्चंस कराने का, ये क्वेश्चंस आपका क्या हो जाएगा? 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 100 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब आपका क्या करना है?